जीवाणु जनित रोगों के बारे में अपन पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने सबसे पहला जो रोग है वो देखा था एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स के बारे में अपन पढ़ लिए थे, अपन ने इसकी ईटियोलॉजी के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले इसका उपनाम, मैंने कई शब्द बताए थे आपको, जैसे कि एक तो उपनाम, क्या क्या उपनाम होता है, दूसरा ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी बताई थी, इसमें रोग कारक कि किस वजह से रोग उत्पन्न होता है शरीर के अंदर। तीसरा अपन ने देखा था इसके अंदर ईटियोलॉजी के बाद में एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है कि किस प्रकार ये फैलता है शरीर के जो बाहर जो वातावरण में किस प्रकार फैलता है, कौन कौन से वातावरण इसके लिए सूटेबल होते हैं या परिस्थिति के अनुकूल होते हैं ताकि ये रोग उत्पन्न करता है। इसमें सारे क्या आते हैं, एपिडेमियोलॉजी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो इनहेलेशन मतलब श्वास के द्वारा भी इसके बीजाणु होते हैं वो शरीर में जा सकते हैं। इसके अलावा ये जो है खाने के साथ साथ शरीर में इंजेक्शन के द्वारा भी ये शरीर में जा सकते हैं। दूसरा, अगर स्किन के ऊपर या किसी श्लेष्मा झिल्ली के ऊपर कोई घाव है तो भी ये क्या करते हैं, शरीर के अंदर जा सकते हैं। तीसरा, चौथा अपन ने देखा था एपिडेमियोलॉजी के बाद में पैथोलॉजी, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में अपन ने देखा था कि ये शरीर में जाके कौन कौन से अंगों को प्रभावित करता है और ये किस प्रकार ये शरीर में रोग उत्पन्न करता है। पैथोजेनेसिस के बाद में क्लिनिकल साइन। क्लिनिकल साइन का मतलब होता है कि जब ये जो पैथोजेनेसिस उत्पन्न करता है, रोग कारक जब पैथोजेनेसिस या शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो कौन कौन से लक्षण जो है शरीर के अंदर उत्पन्न करता है, ये हो गया क्लिनिकल साइन। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है इसकी पहचान किस प्रकार की जाए कि ये रोग जो है एंथ्रेक्स है या इसमें जो रोग कारक है वो बैसिलस एंथ्रेसिस है। नेक्स्ट अपन डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अलग अलग प्रकार के रोगों से इसकी तुलना की जाती है जिनके जो लक्षण होते हैं वो समान होते हैं। एंथ्रेक्स के समान लक्षण प्रदर्शित करने वाले जितने भी रोग हैं उनसे इस एंथ्रेक्स को किस प्रकार अलग किया जाता है, कौन कौन से रोगों से इसको अलग किया जाता है, वो सारी चीजें देखते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। इसके बाद में आता है ट्रीटमेंट के बाद में आता है इसमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में इसकी रोकथाम के बारे में जाना जाता है। जो रोग कारक है या एंथ्रेक्स जो रोग है इसकी रोकथाम के बारे में पहचान की जाती है। इसमें अपन ने उपनाम देख लिया था, इसका उपनाम क्या क्या था, एक तो वुल शॉर्टर डिजीज, एंथ्रेक्स को क्या कहा जाता है, वुल शॉर्टर डिजीज कहा जाता है। दूसरा इसका नाम है, इसको स्प्लेनिक फीवर भी कहा जाता है। स्प्लेनिक फीवर क्यों, क्योंकि जो शरीर की प्लीहा होती है, स्प्लीन होती है, उसका आकार बढ़ जाता है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, स्प्लेनिक फीवर। एटियोलॉजी की बात करते हैं एंथ्रेक्स की एटियोलॉजी, तो एंथ्रेक्स का रोग कारक मैंने पिछली क्लास में बता दिया था आपको। इसमें जो बैसिलस एंथ्रेसिस एक बैक्टीरिया है जो ये एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न करता है। ये एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, गतिहीन होता है और इसके ऊपर कैप्सूल पाया जाता है। ये कैप्सूल क्या करता है, कैप्सूल भक्षण की प्रक्रिया से इसको बचाता है। नेक्स्ट क्लास में सारे अपने पढ़े थे। एपिडेमियोलॉजी मैंने आपको बताया था एपिडेमियोलॉजी में कि ये हवा के द्वारा भी फैल सकता है, इंजेक्शन भी, इनहेलेशन और त्वचा के द्वारा भी फैल सकता है। पैथोजेनेसिस में मैंने आपको बताया ये क्या करता है, जो लिम्फ नोड होती है, लिम्फ नोड को प्रभावित करता है, लिम्फ नोड में अपना विकास करता है और लिम्फ नोड में सूजन उत्पन्न कर सकता है। दूसरा क्लिनिकल साइन, ये सारे अपन देख लिए थे, एपिडेमियोलॉजी, पैथोलॉजी, एटियोलॉजी और उपनाम। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लिनिकल साइन। एंथ्रेक्स के क्लिनिकल साइन किस प्रकार होते हैं, कैसे कैसे क्लिनिकल साइन को दर्शाता है। क्लिनिकल साइंस में एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होती है, कुछ कंडीशंस आती है, कोई स्टेज आती है एंथ्रेक्स के रोग की, कुछ स्टेजेस आती है, जैसे कि मैं नाम बताता हूँ यहाँ पे, पर एक्यूट, एक होती है एक्यूट स्टेज, दूसरी होती है सब एक्यूट, चौथी होती है क्रोनिक।
क्रोनिक, ये सारी स्टेजेस क्या होती है, ये क्लिनिकल साइन में देखो। पर एक्यूट का मतलब होता है कि जो रोग होता है वो इतनी जल्दी फैलता है, किसी रोग, जो रोग है, जैसे कि अपन बात करते हैं एंथ्रेक्स में पर एक्यूट वाली स्टेज पाई जाती है। जो एंथ्रेक्स रोग होता है उसके अंदर पर एक्यूट स्टेज, एक्यूट स्टेज और सब एक्यूट स्टेज, ये तीनों स्टेज पाई जाती है। पर एक्यूट का मतलब होता है कि ये जो रोग है ये इतनी जल्दी फैलता है शरीर के अंदर, किसी जीव के शरीर में इतनी जल्दी से फैलता है ताकि जो रोग है उसके लक्षण ही दिखाई नहीं देते, लक्षण दिखाई ही नहीं देते और उससे पहले तो जो जीव होता है, पशु होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, पर एक्यूट। पर एक्यूट का मतलब होता है कि जो रोग की इतनी ज्यादा एफिशिएंसी होती है, इतनी ज्यादा जल्दी से फैलता है कि रोग के जो लक्षण होते हैं, लक्षण ही दिखाई नहीं देते और उससे पहले ही जीव की मृत्यु हो जाती है। सही है। एक्यूट आती है इसके जस्ट बाद में, इसमें मतलब बहुत ही कम टाइम में ज्यादा रोग फैल गया। इसमें पर एक्यूट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, एक्यूट कंडीशन में पर एक्यूट से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। जैसे कि कुछ लक्षण दिखाई देते हैं और पशु की मृत्यु हो जाती है, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं और पशु की मृत्यु हो जाती है। जैसे कि ये रोग जैसे कि हम बात करते हैं पर एक्यूट स्टेज अगर होती है तो उसमें 1 या 2 दिन के अंदर ही पशु मर जाता है, कभी कभी तो कुछ घंटों के अंदर भी पशु की मृत्यु हो जाती है। एक्यूट की अगर बात करते हैं तो एक्यूट में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं, उस स्टेज को क्या कहता है, एक्यूट स्टेज। सब एक्यूट स्टेज मतलब एक्यूट से ज्यादा टाइम लगता है, इसके अंदर 4 दिन से ज्यादा टाइम लगता है, 5 दिन, 6 दिन, सप्ताह भी लग सकते हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, सब एक्यूट कंडीशन। और एक होती है क्रोनिक कंडीशन। क्रोनिक कंडीशन का मतलब होता है रोग की वह अवस्था जो लंबे समय तक चलती है, जैसे कि उसमें कई महीने, कई सप्ताह, कई वर्ष उसमें बीत जाते हैं। क्रोनिक स्थिति के अंदर रोग चलता रहता है लेकिन पशु की मृत्यु नहीं होती है। तो ये कंडीशन अपन हो गई। अब एंथ्रेक्स की अगर बात करते हैं तो एंथ्रेक्स में ये तीनों कंडीशंस पाई जाती है, क्रोनिक वाली नहीं पाई जाती, पर एक्यूट कंडीशन पाई जाती है, एक्यूट कंडीशन पाई जाती है, सब एक्यूट कंडीशन पाई जाती है। इनके बारे में देखते हैं। एक होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि एंथ्रेक्स का रोग ही कौन सा है, मतलब रोग कारक क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस क्या उत्पन्न करता है, बीजाणु। मैंने आपको बताया था बैसिलस एंथ्रेसिस क्या उत्पन्न करता है, बीजाणु। ये बीजाणु शरीर में जाता है और रोग उत्पन्न करता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, यहाँ पे देखना, बीजाणु जब शरीर में प्रवेश करता है, बीजाणु जब शरीर में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने से लेके जिस दिन तक लक्षण उत्पन्न होते हैं उसका जो टाइम पीरियड होता है, मतलब जैसे कि अपन बात करते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड एंथ्रेक्स होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 1 से 2 दिन। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से 2 दिन। इसका मतलब है कि जो बीजाणु प्रवेश करता है तो उसके 1 से 2 दिन बाद में ही लक्षण प्रकट हो जाते हैं। मतलब जहां से जो रोग, जो जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है उस समय से लेकर लक्षण प्रकट होने वाले समय के बीच में जो समय है उसको बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। एंथ्रेक्स की बात करें तो एंथ्रेक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 1 से 2 दिन। इसका मतलब है कि जो एंथ्रेक्स का बीजाणु शरीर में प्रवेश करने के 1 से 2 दिन बाद में ही लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इस पीरियड को क्या बोला जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल साइन की बात करते हैं। अलग अलग जीवों में क्लिनिकल साइन होता है, वो अलग अलग होता है। कुछ साइन होते हैं वो समान दिखाई देते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं क्लिनिकल साइन। पहला कैटल व कैटल एंड शीप, मतलब गोवंश, गाय की बात करें, गोवंश व भेड़ में, गोवंश व भेड़ के अंदर अपन लक्षणों की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन सी अवस्था पाई जाती है, इसके अंदर एक तो अवस्था पाई जाती है पर एक्यूट कंडीशन, पर एक्यूट कंडीशन पाई जाती है, इसके साथ ही इसमें पाई जाती है एक्यूट कंडीशन। इनके अर्थ मैंने आपको बता दिए थे। पर एक्यूट का मतलब होता है कि बहुत ही जल्दी फैलने वाला जो डिजीज होता है,
मतलब वह रोग की वह अवस्था जिसमें रोग बिना लक्षण उत्पन्न करे ही जीव की मृत्यु कर देता है, तो उसको बोला जाता है पर एक्यूट। एक्यूट के अंदर कुछ मात्रा में लक्षण या लगभग सभी लक्षण यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं, लेकिन जो टाइम पीरियड होता है वो कम होता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसमें तो बहुत ही कम टाइम में पशु की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो दोनों कंडीशन है, पर एक्यूट कंडीशन और एक्यूट कंडीशन, ये किसमें पाई जाती है? गोवंश व भेड़ के अंदर, कैटल और शीप के अंदर ये अवस्था पाई जाती है। अब इनके लक्षणों की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से लक्षण दिखाता है पर एक्यूट कंडीशन में? मैंने आपको बताया पर एक्यूट कंडीशन की बात करते हैं तो पर एक्यूट कंडीशन में, पर एक्यूट अवस्था के अंदर मैंने आपको बताया कि लक्षण इसमें दिखाई नहीं देते, बिना लक्षण उत्पन्न करे ही जीव की मृत्यु हो जाती है। इसमें एक लक्षण आपको दिखाई देगा जब पशु मृत हो जाएगा, उसके बाद में इसमें एक चीज दिखाई देती है कि इसके जो जीव होता है, जीव के सभी जो प्राकृतिक छिद्र होते हैं, जीव के सभी प्राकृतिक छिद्र होते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं नासा छिद्र की बात करते हैं, मुख की बात करते हैं, कानों के छिद्र की बात करते हैं, इसके अलावा गुदा छिद्र हो गया, जो वेजाइना का जो छेद वो हो गया, उन सबसे क्या होता है इस पर एक्यूट कंडीशन में और एक्यूट कंडीशन दोनों की अपन बात करें, इन कंडीशंस के इस पर एक्यूट कंडीशन में इन प्राकृतिक छिद्रों से खून आने लगता है। मरने के पश्चात, पशु के मरने के पश्चात इन प्राकृतिक छिद्रों से, शरीर के जो प्राकृतिक छिद्र होते हैं, प्राकृतिक छिद्रों से बिना जमा हुआ खून, बिना जमा हुआ रक्त आने लगता है और गहरे लाल रंग का रक्त होता है। याद रखना, गहरे लाल रंग का रक्त होता है, गहरे लाल रंग का रक्त इसमें देखने को मिलता है पर एक्यूट कंडीशन में। एक्यूट कंडीशन दोनों ही अवस्थाओं में देखने को मिलता है। ये लक्षण जो है ये पर एक्यूट कंडीशन और एक्यूट कंडीशन दोनों में देखने को मिलता है। शरीर के जो पशु जिसको एंथ्रेक्स हुआ है और पशु जो मर गया है, उस मरे हुए पशु के प्राकृतिक छिद्रों से क्या होता है, मरे हुए पशु के प्राकृतिक छिद्रों से बिना जमा हुआ गहरे लाल रंग का रक्त निकलने लगता है। इस कंडीशन को देख के आपको समझ जाना है कि उस जो जीव है उसको कौन सा रोग हुआ है, एंथ्रेक्स रोग हुआ है। तो ये हो गई एंथ्रेक्स रोग हुआ है। इसके अलावा कुछ लक्षण और भी इसमें दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि बुखार आना, फीवर आना। फीवर के अलावा इसमें मांसपेशियों में कंपकपी, मांसपेशियों में कंपकपी होना। इसके अलावा इसके अंदर श्वास में तकलीफ, होना, यानी कि श्वास लेने में दिक्कत होना, ये सब इसके लक्षण हो गए। श्लेष्मा झिल्लियों का लाल होना, झिल्ली का लाल होना, श्लेष्मा झिल्ली का लाल होना। इसके अलावा लड़खड़ापन, मतलब जो पशु होता है वो लड़खड़ा के चलता है, पशु में लड़खड़ापन देखने को मिलता है। और इस पर एक्यूट कंडीशन का जो टाइम होता है वो 1 से 2 घंटे का ही टाइम होता है। मतलब अगर पशु को एंथ्रेक्स हुआ है तो उसके 1 से 2 घंटे के अंदर ही पशु मर जाता है, पशु मृत होता है और उसके प्राकृतिक छिद्रों से बिना जमा हुआ गहरे लाल रंग का खून देखने को मिलता है। तो ये सारे लक्षण किसके हैं, पर एक्यूट कंडीशन के देखने को मिलते हैं, पर एक्यूट कंडीशन के। अब हम बात करते हैं एक्यूट कंडीशन की। एक्यूट कंडीशन की, पर एक्यूट कंडीशन के बारे में हो गया। अब दूसरे पर बात करते हैं एक्यूट कंडीशन की। प्राकृतिक छिद्रों से खून आना, ये तो इसका भी लक्षण है, एक्यूट जो कंडीशन है उसका भी लक्षण है। इसके अलावा पर एक्यूट में भी ये चीज देखने को मिलती है। अब इसका जो टाइम पीरियड होता है, पर एक्यूट का मैंने आपको बताया 1 से 2 आवर्स होता है, 1 से 2 घंटे तक। लेकिन अगर अपन बात करते हैं एक्यूट कंडीशन की, तो एक्यूट कंडीशन जो रोग है वो 2 दिन तक चलता है, 2 दिन की इसकी अवधि होती है। अगर
रोग इस अवस्था में हुआ है, एक्यूट अवस्था में अगर रोग हुआ है तो उसकी अवधि है वो 2 दिन की अवधि होती है। मतलब ये जो रोग है ये 2 दिन तक चलता है। 2 दिन में लक्षण प्रकट हो जाते हैं, जैसे कि फीवर आना, बुखार आना, शरीर में कपकपी, इसके अलावा श्वास में तकलीफ, होना। इसके अलावा जो बुखार होती है वो लगभग ये बुखार होती है कितनी, 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बुखार जा सकती है। 42 डिग्री सेंटीग्रेड या अपन इसको फ़ारेनहाइट में देखें तो लगभग 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये बुखार जा सकता है। इसके अलावा जो गर्भित पशु होता है उसका गर्भपात, अबॉर्शन हो जाना, गर्भपात मतलब अबॉर्शन हो जाना। इसके अलावा दस्त, डायरिया जिसको बोलते हैं, डायरिया हो गया। इसके साथ ही एक लक्षण और दिखाया जाता है जिसको बोला जाता है पेचिस। पेचिस इंग्लिश में बोला जाता है इसको डायसेंट्री। डायसेंट्री का मतलब अब देखो यहाँ पे दस्त और डायसेंट्री मतलब डायरिया और डायसेंट्री, इन दोनों में अंतर क्या होता है। डायरिया तो आप लोग सब लोग जानते हो कि डायरिया क्या होता है, पतला फेसेस आना डायरिया कहलाता है। अब डिसेंट्री जो है, डायसेंट्री वो दस्त का ही एक रूप है, डायरिया का ही एक रूप है। मतलब इसके अंदर खून नहीं आते हैं, दस्त के साथ जो फेसेस आता है, फेसेस में यहाँ पे खून नहीं आते हैं। यहाँ पे डायसेंट्री में दस्त के साथ साथ खून भी आते हैं। उस अवस्था को क्या बोला जाता है, पेचिस। उस अवस्था को क्या बोला जाता है, पेचिस। गले में सूजन, ये लक्षण हो गए किसके, एक्यूट कंडीशन की। किसमें अपन बात करें, केटल और शीप की अपन बात करें। केटल और शीप में एक्यूट कंडीशन में ये सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा अपन बात करते हैं घोड़े में, हॉर्स की बात करते हैं। दूसरा हॉर्स में, घोड़े में किस प्रकार के लक्षण दिखाए जाते हैं। घोड़े में ये जो कंडीशन पाई जाती है ये एक्यूट कंडीशन पाई जाती है। घोड़े में एक्यूट अवस्था पाई जाती है, इसमें पर एक्यूट अवस्था नहीं पाई जाती है। अब इसके लक्षण की अगर बात करते हैं तो एक्यूट कंडीशन में लक्षण जो है वो कई प्रकार के लक्षण इसमें दिखा सकता है, जैसे कि बुखार भी इसमें आती है, शरीर में कंपकपी, श्वास में तकलीफ होना, दस्त होना, ये सारे इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। इसका जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन का होता है। 2 से 4 दिन की इस रोग की अवधि होती है। 2 से 4 दिन की हॉर्स के अंदर इस रोग की अवधि कितनी होती है, 2 से 4 दिन की इसकी अवधि होती है। ये सारे लक्षण इसमें भी देखने को मिल सकते हैं हॉर्स के अंदर भी। तीसरा अपन बात करते हैं पिग की। तीसरा अपन बात करते हैं पिग मतलब सुअर। सुअर में बात करते हैं तो सुअर में इसकी जो अवस्था पाई जाती है वो एक तो पाई जाती है एक्यूट अवस्था, एक होती है सब एक्यूट। इनमें अंतर मैं बता चुका हूँ आपको कि कौन सी अवस्था की कब होती है, पहले कौन सी होती है, एक्यूट होती है, सब एक्यूट होती है। सबसे पहले होती है पर एक्यूट, उसके बाद में आती है एक्यूट, एक्यूट के बाद में आती है सब एक्यूट, सब एक्यूट के बाद में क्रोनिक। सही है, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि इसमें क्रोनिक अवस्था इसमें नहीं पाई जाती है। एंथ्रेक्स रोग के अंदर क्रोनिक अवस्था नहीं पाई जाती है, इसमें पर एक्यूट पाई जाती है, एक्यूट और सब एक्यूट पाई जाती है। अगर अपन बात करते हैं गोवंश की और इसके अलावा भेड़ की तो उनमें पर एक्यूट और एक्यूट अवस्था पाई जाती है। अपन हॉर्स की बात करते हैं तो हॉर्स में एक्यूट अवस्था पाई जाती है। पिग की बात करते हैं तो पिग में सब एक्यूट और एक्यूट दोनों अवस्था देखने को मिल सकती है। इसके लक्षण की बात करते हैं तो लक्षण ये बुखार आ सकता है, कभी श्वास में तकलीफ होगा, अबॉर्शन हो जाना और दस्त, पेचिस, गले में सूजन। एक बात याद रखना,
कि जो सुअर के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो स्पोर बीजाणु जो होते हैं वो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, किसमें? सुअर में। सॉरी, बीजाणु सुअर के शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो क्या करते हैं, विकास जो होता है वो कहाँ होता है इसका, विकसित ये कहाँ होते हैं, किसके अंदर? गले की जो होती है, एक गले की, याद रखना, गले की लिम्फ नोड, लसिका ग्रंथि, गले की लसिका ग्रंथि, मतलब पिग के अंदर, केवल पिग की बात कर रहे हैं अपन, पिग के अंदर जो बीजाणु होकर प्रवेश करते हैं शरीर के अंदर तो गले की लसिका ग्रंथि में ही विकास करते हैं। अपना विकास कहाँ करते हैं? गले की लसिका ग्रंथि में। लेकिन अगर और अदर दूसरे अपन जानवरों की बात करते हैं, केटल की अपन बात करते हैं, सीप की बात करते हैं, हॉर्स की बात कर रहे हैं, तो गले के साथ साथ वो शरीर की और बाकी ग्रंथियों में भी अपना विकास कर सकते हैं। बाकी शरीर की और बाकी जो लिम्फ नोड होती है, लसिका ग्रंथिकाएं होती है, उनमें भी अपना विकास कर सकते हैं। लेकिन सुअर की बात करते हैं तो सुअर में केवल और केवल गले की लसिका ग्रंथिकाओं में अपना विकास करते हैं। तो इसका एक लक्षण मुख्य रूप से देखने को मिल सकता है, गले में सूजन। गले की जो लिम्फ नोड होती है वो फैल जाती है, उसका आकार फैल जाता है और गले में, इसकी वजह से क्या होता है, गले में सूजन आ जाती है, गले में सूजन। ये इसका मुख्य लक्षण होता है पिग के अंदर पहचानने का। सही है। और बाकी लक्षण सारे, पेचिश होना, दस्त होना, अबॉर्शन, श्वास में तकलीफ, कभी बुखार, ये सब सारे सेम होते हैं लगभग। कुछ कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर थे जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोसिस। क्लिनिकल साइन हो गया, क्लिनिकल साइन के बाद में डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है रोगी की पहचान करना। रोग की पहचान करना कि इसमें जो रोगी है वो कौन सा है, कौन सा रोग इसमें हुआ है, कौन सा बैक्टीरिया, जो कौन सा मतलब जीवाणु है इसको संक्रमित कर रखा है। डायग्नोसिस का ये मतलब होता है। एंथ्रेक्स एक जूनोटिक डिजीज होता है। एंथ्रेक्स एक जूनोटिक डिजीज होता है। जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है ये पशुओं से जीवों में पशुओं से ह्यूमन में हो सकता है और ह्यूमन से ये पशुओं में भी हो सकता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जूनोटिक डिजीज। मतलब ये जानवरों से जो ह्यूमन होता है, जो पशु चिकित्सक अगर उसका कोई इलाज कर रहा है तो उसमें भी ये जा सकता है। और अगर कोई पशु चिकित्सक है, कोई भी ह्यूमन है, मानव है, अगर उसके अंदर एंथ्रेक्स है तो उससे वो जानवरों में भी जा सकता है, इसलिए इसको जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। इसका सबसे पहला आपको ध्यान रखना होता है, डायग्नोसिस की अगर बात करते हैं तो डायग्नोसिस में सबसे पहला बात आपको याद रखना है, अगर कोई जीव आपको सस्पेक्ट लग रहा है, कोई जीव एंथ्रेक्स के प्रति सस्पेक्ट लग रहा है, सस्पेक्ट का मतलब होता है आपको लग रहा है कि इस जीव के अंदर एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स रोग हो सकता है, आप लगभग 70, 80, 90% श्योर हो कि इस जीव के अंदर एंथ्रेक्स रोग है, तो आपको उस जीव का पोस्टमार्टम नहीं करना है। आपको उस जीव का पोस्टमार्टम नहीं करना है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? अगर किसी एंथ्रेक्स के रोगी का, मरे हुए जीव का अगर पोस्टमार्टम करते हैं तो उसमें उपस्थित बीजाणु वातावरण में आ सकते हैं, उसमें उपस्थित, क्योंकि जो शरीर के अंदर बहुत सारे बीजाणु बना चुका है, बीजाणु बन चुके हैं, एंथ्रेक्स का जो बैक्टीरिया है वो बीजाणु बना चुका है बहुत सारा। तो जैसे उसका पोस्टमार्टम करते हैं तो पोस्टमार्टम से जो बीजाणु होते हैं वो शरीर के बाहर वातावरण में आ सकते हैं और दूसरे जीवों को या मानव को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि अगर एंथ्रेक्स का रोग आपको लग रहा है किसी जीव में तो उसका पोस्टमार्टम आपको नहीं करना है। पहला तो डायग्नोसिस में पहला ये हो गया। दूसरा, इसकी जांच की जाती है। जांच कैसे की जाती है? मैंने इसके लक्षण बताए, लक्षणों में मैंने इसका कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर बताया था कि जो प्राकृतिक छिद्र होते हैं शरीर के, वहां से गहरा लाल रंग का बिना जमा हुआ खून आने लगता है। तो उससे जो खून है उससे सैंपल लेते हैं और सैंपल ले जाके लेबोरेटरी में चेक किया जाता है कंफर्मेशन के लिए कि वास्तव में जो जीव है उसके अंदर वास्तव में एंथ्रेक्स रोग ही है।
ये कंफर्म करने के लिए कंफर्मेटिव टेस्ट किए जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर। सैंपल लेना बता दिया मैंने आपको, जो और प्राकृतिक छिद्र होते हैं वहां से जो खून आता है उस खून का सैंपल ले लिया जाता है। उस खून के सैंपल को बाद में लेबोरेटरी में ले जाया जाता है। लेबोरेटरी में ले जाने के बाद इसका संवर्धन करवाया जाता है, मतलब जीवाणु का संवर्धन, जीवाणु का संवर्धन करवाया जाता है। संवर्धन का मतलब होता है वहां पे उसको कल्चर करवाया जाता है, उसकी संख्या बढ़ाई जाती है। अगर आपको मेडुसा के समान कॉलोनी दिखाई दे, मेडुसा हेड, एक जीव है मेडुसा, उसके हेड के समान आपको उसकी कॉलोनी दिखाई दे तो आप समझ जाना उसमें कौन सा रोग है, एंथ्रेक्स। अगर उसका बीजाणु का संवर्धन, जीवाणु का संवर्धन आपने किया लेबोरेटरी में ले जाके, उसका मेडुसा अगर हेड कॉलोनी अगर इसमें बन रही है तो आप समझ जाना कि इसमें कौन सा रोग हो सकता है, एंथ्रेक्स। ये तो हो गया पहला। दूसरा अगर बात करते हैं जिलेटिन स्टेप कल्चर। जिलेटिन स्टेप कल्चर होता है मतलब जिलेटिन के अंदर इसका संवर्धन करवाया जाता है, इसका कल्चर करवाया जाता है। तो इसकी जो कॉलोनी होती है, कॉलोनी एक फर पादप आता है, फर ट्री के समान, फर ट्री के समान इसका, यानी फर का जो पादप होता है उसके समान इसकी संरचना दिखाई जाती है। जिलेटिन स्टेप के अंदर इसको कल्चर करवाया जाता है तो फर ट्री के समान इसकी संरचना दिखाई देने लग जाती है, तो समझ लेना उसको क्या है, एंथ्रेक्स रोग है। इसके अलावा अपन इसको जिम्सा स्टेन भी कर सकते हैं। जिम्सा स्टेन भी कर सकते हैं। जिम्सा स्टेन करते हैं, जिम्सा स्टेन का मतलब होता है कि मिथाइलिन ब्लू से इसको रंजित किया जाता है। मिथाइलिन ब्लू से इसको रंजित किया जाता है। मिथाइलिन ब्लू से अगर रंजित करेंगे तो इसके जो जीवाणु होता है, इसका जो जीवाणु होता है वो किस कलर का दिखाई देता है, जीवाणु आपको नीले रंग का दिखाई देगा। और इसका जो कैप्सूल होता है वो आपको गुलाबी रंग का दिखाई देगा, गुलाबी रंग का दिखाई देगा। जिम्सा स्टेन जब की जाती है तो एक रिएक्शन उत्पन्न करता है। ये जो वायरस, इसका सॉरी जीवाणु जो है, ये एक प्रकार की रिएक्शन उत्पन्न करता है जिसको बोला जाता है मैकफेडेन रिएक्शन। मैकफेडेन रिएक्शन, आपको ये याद रखना है कि मैकफेडेन रिएक्शन किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, एंथ्रेक्स के बीजाणुओं के द्वारा। बैसिलस एंथ्रेक्स मतलब एंथ्रेक्स के रोग के बीजाणुओं के द्वारा मैकफेडेन रिएक्शन प्रदर्शित की जाती है। ये आपको याद रखना है, इसको स्टार कर लो चाहे आप। मैकफेडेन रिएक्शन किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, एंथ्रेक्स के बीजाणुओं के द्वारा। एग्जाम में इसको कई बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना। जिम्सा स्टेन करेंगे उसके साथ ये मैकफेडेन रिएक्शन भी उत्पन्न करता है। नेक्स्ट इसका जो है डायग्नोसिस में नेक्स्ट आता है इसका एस्कोली टेस्ट। एस्कोली एक वैज्ञानिक था जिसने एक टेस्ट दिया था एंथ्रेक्स को पहचानने का, तो उसको बोला था एस्कोली टेस्ट। इसको भी आपको याद रखना है कि एस्कोली टेस्ट के द्वारा भी एंथ्रेक्स की पहचान की जा सकती है। और एग्जाम में ये भी कई बार पूछा जाता है कि एस्कोली टेस्ट किसके लिए उपयोग किया जाता है, एंथ्रेक्स के लिए। एंथ्रेक्स के बीजाणुओं की पहचान के लिए, एंथ्रेक्स रोगी की पहचान के लिए क्या उपयोग किया जाता है, एस्कोली टेस्ट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें एलाइजा भी इसमें यूज कर सकते हैं, एलाइजा भी इसमें यूज कर सकते हैं। सही है, ये सारे टेस्ट हो गए किसके, एंथ्रेक्स के। एंथ्रेक्स को पहचानने के टेस्ट हो गए। एंथ्रेक्स के डायग्नोसिस में सबसे पहले जीवाणु का संवर्धन अगर करवाया जाता है तो उसमें मेडुसा हेड कॉलोनी दिखाई देती है। जिलेटिन स्टेप में अगर कल्चर कराया जाता है तो फर पादप के समान इसके अपीयरेंस दिखाई देने लग जाती है। जिम्सा स्टेन किया जाता है, मिथाइलिन ब्लू से इसका स्टेन किया जाता है तो जीवाणु होते हैं वो नीले रंग के दिखाई देते हैं, कैप्सूल होता है वो गुलाबी रंग का दिखाई देता है। और इसके साथ साथ ही जिम्सा स्टेन के साथ साथ ही एक मैकफेडेन रिएक्शन भी
उत्पन्न करते हैं, मैकफेडन रिएक्शन भी उत्पन्न करते हैं। कौन? एंथ्रेक्स के बीजाणु। याद रखना, एस कोली टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एंथ्रेक्स के लिए। एंथ्रेक्स को पहचानने के लिए, एंथ्रेक्स के बीजाणु को पहचानने के लिए भी एस कोली टेस्ट किया जाता है, याद रखना। इसके लिए एलाइजा भी यूज कर सकते हैं, इसके पहचान के लिए एलाइजा भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका डायग्नोसिस। बाकी नेक्स्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगली क्लास में देखेंगे।